हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, फर्स्ट ग्रुप वाले अपने सारे एग्जाम्स को दे चुके हैं। सेकंड वाले बस, सेकंड ग्रुप वाले जो हैं वो एग्जाम बस चालू करने ही वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, रिशेड्यूल हो गया। आगे एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। अब फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा पेपर है, सेकंड वाला यानी लॉ का जो हमारा पेपर था भाई, उस पर एक रिव्यू जो है फास्ट वाला, वो तो मैंने आप लोगों को एग्जाम वाले दिन ही एनालिसिस कर दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े से डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर कि यार आखिर इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, वो आप लोगों के साथ इस सेशन में मैं करने वाला हूं डिस्कस। ठीक है, तो अगर अपने को लगता है कि हाँ भाई सेकंड ग्रुप में अभी हमारा समय है और हम लोग तैयारी एक बार कर चुके हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो अपने सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद बहुत आराम से इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। बराबर? तो चलिए बिल्कुल फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं बच्चे लोगों अपना काम, यानी कि हमारा लॉ के पेपर का May 25 का सॉल्यूशन। अब पार्ट 1 हमारे पास में जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का। और पहला केस सिनेरियो जो आप लोगों के सामने है कि भाई एक पर्सन है, डॉक्टर रौनक मौसी है, और ये जो है मिस्टर रौनक, ये क्या है भाई, सिंगर भी है, लिरिसिस्ट भी है, एंड वांट्स टू परफॉर्म इज म्यूजिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड इन कल्चरल टूर पर्टिकुलरली। अब ये कल्चरल टूर वर्ड आते ही आप लोगों के दिमाग में आ ही जाएगा कि हाँ भाई फेमा का क्वेश्चन है। स्पॉन्सर बाय यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इज लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट शो उनका जो है वो बाहर कनाडा में होने वाला है और इंडियन सिटीजन है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, पीआरआई है। आपने को इन्फॉर्मेशन ये भी दे दिया। इनके भाई हैं जो कनाडा में रहते हैं। रौनक ऑल्सो रेगुलरली कीप्स प्रमोटिंग और स्पॉन्सर करते हैं क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं कनाडा में, उनको प्रमोट भी करते हैं। और देन इनका एक टूर कनाडा में होने वाला है। ही वांट्स टू रेमिट फॉरेन एक्सचेंज फॉर होटल एंड अदर रिलेवेंट बुकिंग एक्सपेंसेस। अब फेमा के हिसाब से अपने को बोला है कि भाई आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। तो देखिए छोटा सा केस स्टडी था, आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों, डॉक्टर रौनक डिजायर टू रेमिट $150,000 फॉर पेमेंट ऑफ प्राइज मनी टू द विनिंग टीम इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन कनाडा। ओके, नाउ ही नीड्स टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत सीधा कंसेप्ट है बच्चों को, हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये कोई नेशनल बॉडी होती जो किसी गेम से रिलेटेड है, बीसीसीआई वगैरह जो मैंने आपको कहा था, तो समझ में आता कि भैया इनको परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज प्रेस्क्राइब लिमिट से ये ऊपर है तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी। बराबर से। तो अब किसकी परमिशन है? पहला नंबर, बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं, लेस देन 250 जी नहीं, अप्रूवल चाहिए नहीं, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। सीधा सीधा आंसर आएगा बच्चों, एचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर नंबर जो है वो जाने वाला है फर्स्ट का नंबर डी। बराबर से। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सिंपल। नाउ फॉर इज शो ऑफ कनाडा ही नीड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल। कल्चरल टूर के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो अगेन अपने को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का परमिशन लेना पड़ता है। डायरेक्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर हो जाएगा। देखिए यहां पे भी एचआरडी था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ये हो जाएगा एजुकेशन एंड कल्चर। बराबर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो इंक्वायरी कर रहा है कि भाई इन पर्पस के लिए अगर पैसा भेजे बाहर तो अलाउड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या क्या पर्पस है भाई? ओन ट्रैवल टू नेपाल आप जानते हो अलाउड ही नहीं है। उसके अलावा लॉटरी विनिंग्स भाई अलाउड नहीं है। उसके अलावा स्वेप स्टेक्स अलाउड नहीं है। तो फिर बचा हमारे पास एक ही है, जो गिफ्ट भेजना चाह रहा है तो बिल्कुल अलाउड रहेगा। तो इसका भी आंसर जो है वो लकीली डी ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमारे जो है वो सेम गए, डी पार्ट में गए। तो ये बच्चे लोगों फर्स्ट हमारी केस स्टडी का आंसर पूरा यहाँ पे बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। रोहित एंड अनुष्का भाई, तीन क्वेश्चन नॉर्मली माने जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है केस सिनेरियो की, जो नॉर्मल तीन क्वेश्चन रहते हैं उनमें एक कंपनी का, एक फेमा का, एक एलएलपी का। ठीक है, अब देखते हैं इस बार में क्या सीन था हमारा। रोहित अनुष्का आफ्टर पासिंग आउट सी एग्जामिनेशन एक इनकॉर्पोरेट करते हैं एलएलपी टू वर्क एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। रोहित और अनुष्का वर ऑल्सो टाइटल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत बढ़िया। After some time, Rohit got an opportunity to provide consultancy services on ongoing basis to a company based in Singapore. Rohit remained in India for 90 days during the financial year 23-24. Okay. The LLP continues its operation from India with Anushka, whereas Rohit participated in decision making remotely. वो वहां से decision making में पार्ट ले रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया? अब इस बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, पहला क्वेश्चन है एज पर एलएलपी एक्ट द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों?
120 दिन फाइनेंशियल ईयर में अपने को चाहिए। अब आप देखो पूरे ऑप्शंस में कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 120 डेज अपने को 120 डेज दे रखा है। एक से ज्यादा में होता तो अपन सोचते कि यार क्या पता और कोई ट्विस्ट हो क्वेश्चन के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है, कैलेंडर ईयर देखना है, कुछ नहीं बोला सीधा, तो ए ऑप्शन फोर्थ का जो है वो सीधा सीधा अपने को सही दिख जाता है। ठीक है। As per LLP Act 2008, whether above LLP fulfill the requirement of designated partner। अब बच्चों डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 के हिसाब से भी है, उसमें दो लोग होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। तो रोहित और अनुष्का दोनों इंडिविजुअल है, एक का रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि रोहित जो है वो 90 डेज ही रहा है, तो वो तो नहीं है, लेकिन अनुष्का तो अभी भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो पहले इन्होंने बोला कि क्या ये वेदर अबव एलएलपी फुलफिल, नो तो हो नहीं सकता है, यस में जाएगा। रोहित रेजिडेंट नहीं, रोहित तो नहीं है। डी कह रहा है यस एटलीस्ट वन ऑफ द डीपी शुड बी रेजिडेंट, दो में से एक रेजिडेंट और दोनों नेचुरल होने चाहिए, जो है अनुष्का रेजिडेंट है। तो डी नंबर ऑप्शन बच्चों फिफ्थ का एकदम करेक्ट जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत सिंपली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों लोगों। अगला क्वेश्चन है जेड सूट एलएलसी है बच्चों, एलएलपी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एलएलसी है। और यहां पे भी आंसर इन्होंने बोला है कंपनीज एक्ट के हिसाब से देने को, बराबर। तो लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी इज अ चेन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज अ प्रपोजिंग टू एस्टैब्लिश अ होटल इन गोवा, गोवा में वो खोलना चाह रहे हैं। It has appointed a chartered accountant, Mr. B, for taking care of registration formalities of company. While the registration process was ongoing, the company entered into lease agreement with the landowner for the construction of its hotel. Okay, अभी कंपनी जो है उनका रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। After few months, the director of Jet Suit LLC withdraw their interest in establishing a hotel at Goa. ठीक है, ड्यू टू द न्यूज इन सोशल मीडिया रिगार्डिंग द फॉल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, वहां का प्लान कैंसिल कर देते हैं। The landowner refused to repay the advance received by him, वो मना कर देता है। क्या वो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं क्या इन द कैपेसिटी एज अ फॉरेन कंपनी? अब जो फॉरेन कंपनी बनने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक ऐसी कंपनी हो जिसका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो, जो इसका लग रहा है, लेकिन जिसका बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने इंडिया में अभी तक बिजनेस स्टैब्लिश किए ही नहीं है। ठीक है, वाइल द रजिस्ट्रेशन, अच्छा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका चल ही रहा है, ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ बोला नहीं है। हालांकि आफ्टर फ्यू मंथ से अपने को लग सकता है, बट ये अपना प्लान ही कैंसिल कर चुके हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शंस क्या पूछा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो सूट फाइल कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी है कि नहीं भाई, वो चीज तो अपने को देखनी पड़ेगी, तो देख लेते हैं। चलिए, Z Suit LLC is a foreign company and can sue the landowner. Z Suit LLC is incorporated as a foreign company. The registration process is not yet complete, क्योंकि आपने को भी कुछ बोला नहीं है। And hence Jet Suit LLC cannot sue the landowner in a capacity as foreign company. अगला ऑप्शन भी देखते हैं। Once the registration process has started, the company is deemed to be incorporated as a foreign company. इसीलिए उनको सूट फाइल करने का राइट मिलेगा। अब यहां पे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। बाकी आईसीआई का क्या इस पर व्यू जाता है वो देखना पड़ेगा बच्चे लोगों। अदरवाइज मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं है। देखो, आपने न तो अभी बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया है बराबर से, और न ही अभी तक इनकॉर्पोरेशन हुआ है। बट एक कंसेप्ट ये माना जा सकता है कि सर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस अपने को बिजनेस स्टैब्लिश करने के 30 डेज में करना चाहिए, बराबर। तो उस हिसाब से अगर माने हैं तो वन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, द कंपनी इज डीम्ड टू बी इनकॉर्पोरेट। तो ऑप्शन नंबर डी भी शायद सही जा सकता है, बट मैं फिर भी सी के साथ ही जा रहा हूं बच्चों। एक बार हो सकता है मे बी ऐसे ही, इसके अंदर कई बार ऐसा होता है, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो गए। पिछले पेपर्स कुछ उठा करके देखिएगा तो कई जगह पे आंसर्स में उन्होंने दो ऑप्शन उसमें करेक्ट किया है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आईसी करेक्ट मानती है। मैं फिलहाल इसका आंसर जो है वो सी के साथ में करेक्ट जा रहा हूं। चलिए, नाउ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, क्रिएटेड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। ओके, एक ऐसे रिसिप्ट है जो इंडिया की डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इशू कर रही है, एंड ऑथोराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया मेकिंग एन इश्यू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके ओके ओके, डिपॉजिटरी अगर इंडिया के बाहर की होती है और वो इशू करती है तो अपन जीडीआर में लेते हैं, लेकिन ये डिपॉजिटरी बच्चों इंडिया की है बराबर से, और इंडिया में इशू करेगी, तो बट ऑब्वियस है इट इज अ मैटर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो अपने को सही जाता दिखता है, बराबर। नेक्स्ट में आए बच्चे लोगों, द टर्म ईयर एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट। सीधा कंसेप्ट है कि भाई जहां ईयर की बात हो रही है बच्चे लोगों, वहां पे सीधा सीधा सा है कैलेंडर ईयर। आपको याद हो तो हमने कई सारे अपने जो सुपर वाले क्वेश्चन थे
उनमें भी हम लोगों ने एग्जाम वाले दिन पे जो अपन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे सुपर 100 वाले, उनमें हम लोगों ने इस कंसेप्ट को किया था कि यार फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस जाएगा हमारा। तो जहां ईयर वर्ड है बट ऑब्वियस है वहां पे कैलेंडर ईयर से हमारा मतलब जाने वाला है जनवरी से दिसंबर। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन अपने को करेक्ट दिखता है। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोगों की, भाई ये एनेक्टेड हुआ 11 मार्च को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ पुराने एक्ट को। तो जहां आपका जीसीएल चालू होता है, बराबर से जीसीए जिधर चालू हो रहा है उसकी पहली लाइन के अंदर ही आपको दे रखा है कि पुराने जो दो एक्ट है जिनको कंसोलिडेट कर रहा है वो 1868 और 1887 के हैं। मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है 9th का, वो बिल्कुल यहाँ पे अपने को करेक्ट आता हुआ दिखता है। चलिए अगला केस सिनेरियो है भाई, XYZ टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and has a diverse shareholder base. Okay, due to large number of shareholder and the fact of many of them reside in different parts of the country, there is sufficient significant interest in operating proxies to represent shareholder who cannot attend the meeting. Okay, कंपनी का क्वेश्चन लग रहा है अपने को, कंपनी के अंदर भी मीटिंग्स वाला। द डायरेक्टर ऑफ XYZ टेक्नोलॉजी डिजायर टू कंडक्ट EGM टू डिस्कस इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग प्रपोजल। मीटिंग शेड्यूल हो रही है 3 PM को 2 फरवरी को। एट द नोटिस ऑफ द मीटिंग सेंड टू ऑल द मेंबर एज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। एज पर नोटिस द मेंबर हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो 48 घंटे पहले आ जाना चाहिए जैसे नॉर्मल होता है। मिस्टर प्रवीण शेयर होल्डर है और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैज ऑफर्ड रिप्रेजेंट मेनी शेयर होल्डर इन प्रायर मीटिंग। दिस टाइम उन्होंने ही हैज बीन अप्रोच्ड बाय 52 मेंबर्स टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। बच्चों प्रॉक्सी क्या कहता है बच्चे लोगों, सेक्शन 105, 50 से ज्यादा का आप प्रॉक्सी नहीं हो सकते हो। ये क्वेश्चन क्या पूछेंगे आगे देखेंगे। तो इस बेस पे अपने को आगे के क्वेश्चंस देने को बोला है। As the company secretary advised the board of directors to reply to the question raised by a member in the meeting, जिसमें उन्होंने बोला prescribed period for which the company shall preserve the register of member and copy of document filed with the ROC। क्या बात है भाई, क्वेश्चन क्या था, पूछ क्या गया, बराबर। सेक्शन 88 में अपन पढ़ते हैं बच्चे लोगों, साथ में सेक्शन इंस्पेक्शन वाला 94 भी लगता है, वैसे 88 में अपन प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं अपन कि शेयर होल्डर का रजिस्टर तो परमानेंटली रहेगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 8 years तक रहते हैं। तो हमारा 10th का ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने को एकदम करेक्ट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, नाउ मिस्टर प्रवीण हैज अप्रोच यू टू सीक गाइडेंस दैट हाउ मेनी मेंबर ही कैन अकॉर्ड हिज कंफर्मेशन टू एक्ट एज ए प्रॉक्सी। अब अभी भी मैं आपको बोल ही रहा था कि यार 105 की रिक्वायरमेंट में क्लियर बोला हुआ है कि प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 जिनके पास में नॉट एक्सीडिंग 10% की पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम, उससे ज्यादा के आप प्रॉक्सी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो देखो दो ऑप्शन में 52 आ गया, तो ये तो यूं ही गलत हो गए। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां 50 और 50 है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, इफ दे आर होल्डिंग एग्रीगेट नॉट मोर देन 10%, यहां पे बोल दिया मोर देन 10%, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सी नंबर ऑप्शन बच्चों यहां पे अपना बिल्कुल करेक्ट जाएगा 11th का। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, बराबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आए, Mr. Rajan, a member of company entitled to vote at a meeting of the company shall be entitled to inspect the proxy provided he has given। अब जो भी बंदा प्रॉक्सी को चेक करना चाह रहा है, प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना चाह रहा है, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज में आपको बताया भी था कि आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग से कम 3 दिन पहले आप कंपनी को अप्लाई करोगे। तो मीटिंग 24 मतलब कंपनी 24 आवर पहले से लगा के टिल एंड ऑफ द मीटिंग जो है आपको ये परमिशन देगी अगर किसी को प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना हो तो कम से कम 3 दिन पहले बोलना पड़ता है बच्चे लोगों, सीधा सीधा हमारा मैटर है। तो 3 days वाला पॉइंट जो है वो सीधा बी नंबर के अंदर ही अपने को दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 days राइटिंग में देना पड़ेगा टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी, सीधा क्वेश्चन। अच्छा, एक और केस सिनेरियो है, Classical Diagnostics Limited is a company engaged in the business of providing diagnostic services all major cities of India। CDL paid up share capital 700 करोड़ की है, फेस वैल्यू इनका 10 रुपए का है शेयर। स्टाफ वेलफेयर स्कीम टेकन ग्रुप मेडिकल पॉलिसी फॉर ऑल एम्प्लॉइज इन्होंने लिया है। उसके अलावा एक और कंपनी बोली है BICL। अच्छा, एम्प्लॉइज फ्रॉम द भरोसा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या बात है, अब ये जो भरोसा इनकॉर्पोरेशन है ये 2015 में बनी है इंश्योरेंस कंपनी और पेड अप शेयर कैपिटल 1500 करोड़ की है। इन ऑर्डर टू रेज फंड BICL हैज इशूड बॉन्ड, यूलिप इन्होंने इशू किया, डिबेंचर इशू किए हैं, बराबर से। द BICL हैज आल्सो इशू प्रेफरेंस शेयर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एंड वर ऑफर्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द CDL। ओके ओके ओके, अब बाप रे बाप बड़ा सा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। तो द CDL प्रपोज टू चेंज देयर राइट एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट शेयर होल्डर।
राइट चेंज करना चाह रहे हैं, 700 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है, प्रमोटर जिनका 60% का होल्डिंग है, बाकियों का 40% का होल्डिंग है पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में। वेरिएशन जो करना चाह रहे हैं टू शेयर होल्डर राइट व्हाट सो एवर सरेंडर देयर राइट टू वोट इन द मीटिंग विल बी गिवन higher dividend if declared by the company, which shall be 2% more than the shareholder who retained the right to vote. Okay. The CDL called EGM for passing of SR. Some of shareholder did not consent to the proposal of the company और वो ट्रिब्यूनल के पास चले जाते हैं वेरिएशन के अगेंस्ट में। ओके, सेक्शन 48 अपन ने पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो वेयर द होल्डर ऑफ एटलीस्ट कितना परसेंट हो ऑफ द इशूड शेयर ऑफ क्लास who did not consent or vote in favor of resolution of variation may apply to the tribunal। बच्चों सेक्शन 48 में क्लियर लिखा हुआ है कि कंसेंट के लिए तो 3/4 चाहिए, ठीक है, और जिनको ट्रिब्यूनल के पास में जाना है उनके पास 10% ऑफ शेयर्स होने चाहिए। तो 10% अपने को सीधा यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भरोसा इंश्योरेंस ने इशू किए हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा सिक्योरिटीज में कवर नहीं है बच्चों? बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर सब कवर है, एक ही बस्ता है हमारा यूलिप वाला, बराबर से। तो डी ऑप्शन सीधा ही दिख रहा है। देन वेरिएशन के लिए जो वोटिंग अभी मैंने बता ही दिया था आपको कि कितने परसेंट वेरिएशन के लिए 3/4 चाहिए बच्चों। 3/4 बोले तो 75% यहां पे दिख गया अपने को, बराबर एक ही जगह दे रखा है आपको। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बच्चे लोगों जो मेनली अपना कनेक्टेड है आपके एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यू से, वो यहां पे हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चे लोगों चेक करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को कि भैया सेकंड पार्ट क्या है, उसके आंसर्स कैसे बनने वाले हैं। आइए लगाते हैं उस पर एक बढ़िया सा डिस्कशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखकर काफी लोग घबराए भी थे, डरे भी थे कि भाई साहब ये क्वेश्चन कहां से उन्होंने पूछ लिया है, और यूके बेस्ड कंपनी, ये वो फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है, तो भाई साहब आया किधर से? तो बच्चों को बहुत सिंपली ये क्वेश्चन जो है, मैंने एनालिसिस के टाइम भी आपको बोला था कि मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं। Amrish, after completing his postgraduate degree in mechanical engineering from the UK, returned back to India. Although he got a good placement in UK-based company, but he thought to build his own business empire in India. बराबर से। Now Amrish belonging to Badmer district where his parents, क्या बात है, Amrish belonging है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से भाई। अभी हम जोधपुर में हैं, जोधपुर बाड़मेर आप जानते हैं इस वक्त में सिचुएशन एट प्रेजेंट, चलो सीज फायर सिचुएशन है, लेकिन स्थितियां जोरदार थी। तो राजस्थान वेयर हिज पेरेंट्स हैव एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 20 एकड़, ही प्लान टू मैन्युफैक्चर कमर्शियल ड्रोन फॉर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग एंड असिस्टेंट सप्लाई चेन प्रोसेस। ओ ड्रोन्स तो अभी बैन लगा रखे हमारे यहाँ, ड्रोन्स ने तो तबाही मचा रखी है, और ये एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहा है भाई। For this purpose, he planned to incorporate a private limited company having the following person as a first subscriber to the memorandum article। अब देखो प्राइवेट कंपनी में वैसे तो 2 जने मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब एक ये खुद आना चाह रहा है बच्चों, अमरीश इंडिविजुअल पर्सन। सेकंड नंबर वो सब्सक्राइबर पे लाना चाह रहा है रॉबर्ट को, उसका कॉलेज का दोस्त है जो यूके का सिटीजन है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, एंड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट कंपनी वो इंडिया विजिट करता है ऑन अ वैलिड बिजनेस वीजा। ओके, एलिजा है तो उसकी कॉलेज फ्रेंड है, ये सिटीजन नीदरलैंड की है, गुड बिजनेस कॉन्टैक्ट है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, विच विल इमेंसली यूजफुल इन मार्केटिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। ओके, गोमा देवी है, अमरीश की मदर है जो इलिटरेट है, शी हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड 15 करोड़ उनको मिले हैं, उसमें से शी एग्री टू सब्सक्राइब 5 करोड़ इन द शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज कंपनी। ओके, देन गुडवर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक एलएलपी है बच्चे लोगों, हैविंग एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिटिव डिवाइसेस, तो एक एलएलपी भी बनने जा रही है। उसके अलावा मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्राइवेट कंपनी है, और वो भी जो है वो बनने जा रही है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। मिनिमम 2 जने चाहिए, 6 जने हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। अमरीश प्लान टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्रपोज कंपनी जयपुर में खोलना चाह रहा है, विच द फैक्ट्री वर्क्स शैल बी एट, व्हाइल द फैक्ट्री एंड वर्क्स ऑफिस शैल बी एट बाड़मेर। ओके, ठीक है, समझ गए। फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार को जाती है। इन द गिवन केस इनिशियल सब्सक्राइबर टू द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 इलिटरेट पर्सन। ओके, जैसे अपन ने पढ़ा, एक इलिटरेट पर्सन है, 2 फॉरेन नेशनल है, और एक एलएलपी है और एक प्राइवेट कंपनी है उसके अलावा, बराबर। इनिशियल सब्सक्राइबर टू द कंपनी में ये सारे लोग अपने को दिख रहे हैं।
डिस्कस द प्रोसीजर हाउ दीज पर्सन शैल सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बच्चों अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको मैं यहाँ पे समराइज आंसर एक मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि भाई इसका आंसर किस तरीके से बनना चाहिए था, तो वो आप देखिए। जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो आपको ऐसी कुछ चीजें बच्चों वहां से नजर आएंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि भाई ये सारे लोग हैं, कैसे होगा ये सारा। तो आप देखें इसमें बहुत क्लियर बोला हुआ है कि जब भी कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाएगा तो हर सब्सक्राइबर जो है उसका साइन जाने वाला है। तो अमरीश खुद जो है इसका तो साइन वाइन बहुत आराम से चला जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है, आराम से हो जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन है। अब आता है बच्चों, अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है, जैसे उनकी मदर है, ठीक है, तो उनका थंब इंप्रेशन वाला प्रोविजन अपने को लिखना था बराबर से। थंब इंप्रेशन जाएगा, मार्क जाएगा, और डिस्क्राइब एज बाय पर्सन राइटिंग फॉर हिम हु शैल प्लेस द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर अगेंस्ट और बिलो द मार्क या थंब इंप्रेशन। जो उनके नाम को लिखेगा ऐसा एक बंदा अपने को और होना चाहिए, और ऑथेंटिकेट करेगा अपने सिग्नेचर से कि भाई थंब इंप्रेशन उन्हीं के हैं बराबर से। तो ये पूरा प्रोविजन अपने को गोलमा देवी जो है उनके लिए लिखना चाहिए था। फिर एक प्राइवेट कंपनी भी है भाई, अपन ने पढ़ा। तो प्राइवेट कंपनी अगर है तो उस केस के अंदर द मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय द, ये देखो, डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जिसको ऑथोराइज कर रखा हो वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। जो प्राइवेट कंपनी उसके लिए हो जाएगा। अच्छा, एक सब्सक्राइबर आई थिंक एलएलपी भी हमारी, तो एलएलपी है तो शैल बी साइन बाय ए पार्टनर ऑफ एलएलपी हो जाएगा, जिसको पार्टनर्स ने ऑथोराइज किया और साइन करके, तो एलएलपी के केस में ये साइन कर देंगे बराबर। अब बच्चों दो फॉरेन नेशनल भी हमारे पास में है, तो दो अलग अलग बातें इन्होंने बोली हैं। वेयर सब्सक्राइबर इज फॉरेन नेशनल और रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो उसका सिग्नेचर और एड्रेस ऑन द मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बकायदा नोटराइज, मतलब नोटरी होगा, नोटरी पब्लिक के थ्रू ही अपने को ध्यान में रखना है। अब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बाहर अगर आप है, चलो अब ये उसको अपने को नहीं ध्यान रहा कि वो नीदरलैंड में है, तो क्या पता वो कॉमनवेल्थ के अंदर है के बाहर है, तो आप ये डिप्लोमेटिक ऑफिसर वाला पॉइंट भी लिख करके आ सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बाहर है तो उसको ये भी लगेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो उसका दोस्त है वो तो बिजनेस वीजा पे आया है, तो वेयर अ सब्सक्राइबर इज अ फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया और इंडिया विजिट कर रहा है, जो उसका दोस्त था, इंटेंड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, क्लियर बोला था, इन सच ए केस द इनकॉर्पोरेशन शैल बी अलाउड, अगर उसके पास में वैलिड बिजनेस वीजा हो तो उसके लिए अलाउड रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, बिजनेस वीजा है उसके दोस्त के पास में तो बकायदा उसके साइन, और बाकी ऊपर वाला पॉइंट लगी जाएगा बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे प्रोविजन हमको आंसर में लिखने चाहिए थे, बराबर, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो जा रहा था, फर्स्ट का ए पार्ट, उसका आंसर बच्चे लोगों यहां से हमारा बनना चाहिए था, जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आपको लेके चलूं। संगीता वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एजीएम होती है 20 अगस्त 23 को। संगीता का एक्सीडेंट होता है 23 दिसंबर को ही एंड डेथ हो जाती है। बीओडीज जो है वो कैजुअल वैकेंसी फिल करते हैं, जो 139(8) में आपको दे रखा है। बाय द सडन डेथ ऑफ संगीता एंड केशव को अपॉइंट करते हैं ऑफ ऑडिटर। अब जो कंपनी की नेक्स्ट एजीएम हमारी होती है वॉज शेड्यूल ऑन 28 अगस्त को होने वाली है 2024 के अंदर, जहां पे बीओडी रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष एज ऑडिटर बिफोर द शेयर होल्डर, ठीक है। केशव ऑब्जेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष और अपना एक रिप्रेजेंटेशन को देता है टू द कंपनी सेक्रेटरी मेंशनिंग देयर दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर द डिमाइस ऑफ द संगीता, thus continue as auditor of the company till the conclusion of the next 6th AGM। भाई को लग रहा है कि कैजुअल वैकेंसी पे जो बंदा आएगा वो 6th AGM तक काम करेगा, नहीं तो धमकी दे रहा है मैं एनसीएलटी के पास चला जाऊंगा, बराबर। बच्चों अपने से कुछ क्वेश्चन पूछे इन्होंने। सबसे पहले प्रोसीजर पूछा है कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करना है, फिर उसने जो ऑब्जेक्शन रेस किया वो पूछा है, और व्हाट विल बी योर आंसर अगर कैजुअल वैकेंसी होती और वो होती बच्चों रेजिग्नेशन ऑफ संगीता की वजह से, ठीक है। तो तीनों का आंसर अपने को बहुत बढ़िया तरीके से कहां मिल जाता है बच्चे लोगों, ये देखो 139(8), मैंने सारे सेक्शन का रेफरेंस आपके लिए यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सीधा सीधा सा है, क्योंकि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो अपने को उसी पे फोकस करना है, बराबर से। आप पहले चेक कर लू मैं कि यार कंपनी तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें, नहीं। संगीता वॉज एबीसी लिमिटेड, ओके, नॉर्मल दिया है तो अपन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी ही प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं, बराबर। आइए आंसर चेक करिए। The board of company shall have power to fill the casual vacancy in the office of auditor within 30 days। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है बच्चों, बोर्ड के पास में पावर है कि वो 30 डेज के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं उसकी जगह पे
एक्सप्लेन द प्रोसीजर फिलअप कैजुअल वैकेंसी। जब भी कैजुअल वैकेंसी होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड के पास में पावर है कि वो उसकी जगह पे नए पर्सन को अपॉइंट करेगा। अब जहां तक केशव के ऑब्जेक्शन की बात है, तो जो ऑडिटर यहां अपॉइंट होगा वो काम करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, न कि 6th एजीएम तक। बराबर। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा यहां से चला जाएगा, भाई अगली एजीएम तक ही तू काम करेगा, सवाल ही नहीं होता। उसमें जो अपॉइंट होगा, अगर उसमें तेरा अपॉइंटमेंट हो जाता तो तू 6th एजीएम तक जाता, अदरवाइज सवाल ही नहीं, अगली एजीएम तक ही जाना है। तीसरा सवाल, अगर उसने रेजिग्नेशन दिया होता तो अगर कैजुअल वैकेंसी बच्चों रेजिग्नेशन की वजह से होती तो इस अपॉइंटमेंट को हमको अपॉइंट तो 30 दिन में करना पड़ता, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर एक जनरल मीटिंग बुला करके अपने को जो भी मेंबर्स थे उनसे अप्रूवल लेना पड़ता जनरल मीटिंग के अंदर, इसको अपने को वेरीफाई करवाना पड़ता, ठीक है, रेडिफिकेशन करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता। ये पूरा जो प्रोविजन है वो अपने को यहाँ पे बच्चे लोगों को लिख देना चाहिए था। इतना पोर्शन जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बराबर, बहुत क्लियर है, एकदम सीधा सा हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर बच्चे लोगों को अपने को मेनली लिखना चाहिए था फर्स्ट क्वेश्चन के बी वाले पार्ट में। चलिए अब आपको लेके चलता हूं, मतलब सारे प्रोविजन मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे आप लोगों से, ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छा इस प्रोविजन से हमारा आंसर गया, वो आपको आइडिया लग जाए। मिस्टर वी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, हु हैड मूव्ड यूएसए अलोंग विद हिज वाइफ इन 1998 एंड हैड बीन लिविंग देयर अंटिल 24। He was holding joint bank account with his wife in USA since 98. On the demise of his wife 17 नवंबर 24 को ये रिटर्न परमानेंटली इंडिया में आ गया, 24 नवंबर 2024 को, मतलब अभी नाउ ये पीआरआई की कैटेगरी के अंदर है क्योंकि परमानेंटली इंडिया में आ गया है। He also inherited his wife's money after her death. डेथ के बाद इनहेरिटेंस में पैसा मिला, which got transferred to his bank account in USA. After few days, he's returned in India. He has paid premium for his bank account in USA of his insurance policy, which he had taken जब वो USA में था तो उसने एक पॉलिसी ली थी, उसका प्रीमियम उसने पे किया है, ठीक है। अब फेमा के प्रोविजन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या मिस्टर वी परमिटेड है, ऐसा ट्रांजेक्शन कर सकता है बच्चे लोगों। फेमा में जो हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की पार्ट है सेक्शन नंबर 6 में, उसमें अपन इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, देखो क्लियर बोला हुआ है। A person resident in India may hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or immovable property situated outside of India. अगर वो करेंसी, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी उसने एक्वायर, हेल्ड या ओन की थी जब वो पीआरओआई था, या उसको इनहेरिटेंस में मिली हो किसी पीआरओआई से, तो उसकी वाइफ पीआरओआई थी, उससे उसको इनहेरिटेंस में मिली है। अब आरबीआई ने वहां पे कुछ क्लैरिफिकेशन भी दे रखे हैं बच्चों की, फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर ओपन और मेंटेन किया है तो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, बराबर से। फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन एंड मेंटेन बाय सच ए पर्सन व्हेन ही इज ऑफ पीआरओआई, तो बिल्कुल अकाउंट मेंटेन कर सकता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या जाएगा वो भी समझिएगा। इनकम अर्न थ्रू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया टेकन अप या कमेंस विद सच पर्सन वाज रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, या उसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट वो बंदा कर रहा है, बराबर बच्चों, तो बिल्कुल अलाउड रहेगा। उसके अलावा जो इनकम है उसको रख सकता है, उस इनकम को यूटिलाइज कर सकता है बच्चे लोगों। पीआरआई जो है वो मेक फ्री यूटिलाइज और देयर एलिजिबल एसेट जो अब्रॉड में उसने रखी है, वहां जो इनकम है उसको एसेट में लगाए, कोई और चीज में लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, पॉलिसी ले बच्चों, तो वो सब एलिजिबल रहेंगी उसके लिए। क्लियर यहाँ पे अपने को इस पॉइंट में पूरे जो आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं उसमें अपने को क्लियर दे रखा है, तो बहुत आराम से अपन आंसर ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन उसके लिए रहेगा परमिसिबल, ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना था, बराबर क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर बनने वाला है। चलिए सेकंड पे आ जाए। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों, रेफरिंग टू द रूल 2, आपको हमेशा मैंने बोला था कि यार आईसी का फेवरेट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वेदर द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट अ डिपॉजिट और नॉट, बराबर। सुपर 100 में हम लोगों ने, वैसे तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला ही था, मैंने आपको रूल 2 पूरा बोला था, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिए थे, उनमें से 2 पार्ट इसमें कवर हो गए एज इट इज, बराबर से। सेकेंड अंतर दोनों ही कवर हो गए। IQ बुक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ शेयर एप्लीकेशन, मनी आती है बच्चों 50 करोड़ की, बराबर 8 दिसंबर को आई है। एज द इशू वाज अंडर सब्सक्राइब द कंपनी रिफंडेड द अमाउंट टू द इन्वेस्टर ऑन 20th Feb 25, उन्होंने पैसा रिफंड कर दिया। अब इसको डिपॉजिट मानना है या नहीं मानना है बच्चे लोगों, रूल 2 का हमारा क्वेश्चन है। लिखने का तरीका ये देखो, हमारे पास सीधा सीधा सा बच्चों रूल 2 का एक कंसेप्ट था, ये देखिए यहां पड़ा है 7 पॉइंट पे हमने को देके रखा हुआ है, ये देखिए आंसर ऐसे होता है। एनी अमाउंट, अगर एग्जम्पशन चाहिए तो एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी सो लॉन्ग एज द अमाउंट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर। अब समझना,
if the security for which application money or advance of security was received cannot be allotted within 60 days, अगर आपने 60 दिन में अलॉट नहीं किया है, ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर पैसा वापस दे देना है। अगर 15 दिन में पैसा वापस नहीं करते हो, बराबर 60 डेज से 15 दिन में, तो 76 डेज से ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट के अंदर काउंट हो जाएगा, अपने को ध्यान 76वें दिन से होगा, बराबर। तो अगर इस क्वेश्चन, तो ये प्रोविजन तो आपको ये लिखना था। अब 8 दिसंबर से 60 दिन में अपने को बच्चों, तो 8 दिसंबर से जनवरी आ गया, जनवरी से 8 फरवरी अपन मान लेते हैं, वो 31 वगैरह का, ठीक है, 8 फरवरी मोटा मोटी अपन ने ले लिया। वहां से 15 दिन अगर देखें बच्चे लोगों, तो 8 फरवरी से 15 दिन जो जाएंगे, उससे तो पहले पैसा वापस कर दिया इन्होंने, 20 फरवरी को ही कर दिया है, बराबर। डेट्स कैलकुलेट करना बच्चों, उस हिसाब से फिर अपन चेक करेंगे कि हाँ भाई ये डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही पैसा आपने वापस रिफंड कर दिया बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट्स बिल्कुल निकाल करके आप इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि दिसंबर है और जनवरी है, दोनों में ही 31 लगता है, बराबर से। तो उस हिसाब से पूरा इसको डेट कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है वो अपने को ड्राफ्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रोविजन वो आ जाएगा 60 डेज और 15 डेज वाला, ये अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बराबर। तो डेज के साथ करना बच्चे लोगों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास में आया, सूरज राजन तेजस आर द प्रमोटर ऑफ प्रीशियस ज्वेलर्स लिमिटेड, दे बोरोड अ सम ऑफ 200 करोड़ फ्रॉम एबीसी बैंक। बैंक ने कंडीशन लगाई है, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एटलीस्ट 20% अमाउंट जो है, मतलब 200 का 20% हमारा कितना हो गया बच्चे लोगों, 200 का 20%, एटलीस्ट इनको कम से कम जो है वो 40 करोड़ रुपया तो इनको लगाना पड़ेगा, बराबर, जो भी प्रमोटर्स होंगे। तो इन्होंने 40 करोड़ लगा दिया है बच्चों। सूरज लेके आया 10 करोड़, राज लेके आया 15 करोड़, और इसके जो फादर हैं के वो लेके आए 15 करोड़। तो सर रिलेटिव चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये जो 40 करोड़ के अमाउंट ये लोग लेके आए, ये डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आता है बच्चे लोगों। प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है मेरे साथ, ये देखिए, अनसिक्योर्ड लोन फॉर द प्रमोटर। अब ये देखो इसमें क्या बोला है कि भाई ये पैसा क्यों लगा, ये कंडीशंस आपको लिखनी थी, क्योंकि स्टिपुलेशन इम्पोज बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बोला था प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब ये पैसा प्रमोटर खुद लाएंगे या उनके रिलेटिव, या दोनों ला सकते हैं, तो रिलेटिव में फादर इंक्लूड हो रहा है, तो ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। और एग्जम्पशन कब तक मिलेगा बच्चों, जब तक वो रीपे नहीं हो जाता, तो ऐसा कुछ रीपे का बोला ही नहीं है, तो ये भी एग्जम्प्टेड अमाउंट में रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। इसको भी डिपॉजिट अपने को नहीं मानना है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए बच्चों, तो प्रिटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड, तो मैंने आपको कहा था जब ये नॉन कन्वर्टेबल वाला आ जाए तो आपको 3 चीजें देखनी है, या तो कन्वर्टेबल देखना है, या लिस्टेड देखना है, सिक्योर देखना है। तीनों में से कुछ भी एक दिख जाए तो वो डिपॉजिट नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट हमारा था। और यहां अपने को बच्चों लिस्टेड दिख गया, देखो बात ही खत्म हो गई, लिस्टेड दिख गया, ठीक है। और आगे इन्होंने बोल भी दिया था, कंपनी क्रिएटेड अ चार्ज, सिक्योर्ड भी है, चलो समझ में आएगा, लेकिन अपने को लिस्टेड वर्ड दिख गया, इसका मतलब ये डिपॉजिट नहीं है। और इसका वैसे अगर प्रोविजन पे बात करें तो आपको इसका प्रोविजन जो है वो देके रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा इसका पूरा प्रोविजन, बराबर से ये रहा, देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे पहले 9 और 9A के प्रोविजन इसमें लगने चाहिए थे दोनों की, पर आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, बस उस बेस पे आप करते तो नॉट अ डिपॉजिट, सीधा सीधा सा आंसर था। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हमारा बनेगा, बराबर से। चलिए अगले पे आपको लेके चलता हूं बच्चे लोगों, इसका जो सेकंड पार्ट है बी नंबर, उस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। स्पार्क सर्विसेज लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया इनवाइटिंग पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन 18th of June. Prospectus mentioned that Mr. T is one of the director of the company. Mr. T एक फेमस सोशल वर्कर है जो एजुकेटिंग में लोगों की हेल्प करता है, पुअर चिल्ड्रन ऑफ राजस्थान। क्या बात है, राजस्थान पे दूसरा क्वेश्चन, पहला बाड़मेर पे बनाया, दूसरा ये भी आ गया। The prospectus also mentioned that a certain percentage of fund raised will be utilized towards the community services. Okay. Mr. C was impressed by these statement और उसने शेयर सब्सक्राइब कर लिए और कंपनी ने उसको 1000 शेयर अलॉट भी कर दिए हैं। He subsequently sold 250 शेयर टू डी, डी को उसने बेच दिए। 15 दिसंबर को उसको पता लगता है कि टी इनका डायरेक्टर है नहीं और कंपनी हैव नेवर हैड एनी इंटेंशन टू डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज, कंपनी ने प्रॉपर्ली झूठ बोल दिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि जो सी और डी है वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहे हैं, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। बताओ क्या सी और डी ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चे लोगों? तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मेरे जो सुपर 100 क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने ले रखा है ये, क्या मिस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, पूरे चांसेस हैं। और ये देखिए इस पे क्वेश्चन इन्होंने बना के आपको दे भी दिया, ये देखिएगा, ठीक है। जो भी बंदा सब्सक्राइब शेयर करेगा ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस और लॉस उठाएगा उसी को राइट मिलेंगे। परचेजर ऑफ शेयर फ्रॉम द मार्केट हैज नो रेमेडी। तो फर्स्ट पर्सन जिसने लिए कौन था? फर्स्ट पर्सन आई थिंक सी है ना, कौन है?
तो सी को तो राइट मिलेंगे भाई, लेकिन डी को ये राइट्स मिलने वाले नहीं है बच्चे लोगों, क्योंकि उसने डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस के फेथ पे ये शेयर परचेज नहीं किए हैं। पीक वर्सेस गार्ने का हमारा केस एग्जैक्टली यही है, बराबर कि डीसीएट फुल उसने परचेज तो किए लेकिन डायरेक्टली कंपनी से परचेज नहीं किए थे, इसीलिए आपको कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है। तो उसको उसके जो शेयर अभी उसके पास पड़े हुए हैं उस पर राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो शेयर आगे बेच दिए उसने डी को, उसको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। इस बेस पे अपने को क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना चाहिए था। बढ़िया सा पार्ट है बच्चों, लोगों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं। सी नंबर पार्ट बच्चों, पूर्वा बिल्डकॉन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, दो सब्सिडरी है उसकी, अरियन सीमेंट और सिद्धार्थ ब्रिक्स। पूर्वा इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पीबीएल। ओके, पूर्वा बिल्डकॉन उसकी वो पब्लिक कंपनी है, उसकी वो सीएफओ है। आशीष मृणाल हुवर सीएफओ है एसीएल और एसबीएल के अंदर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है उन दोनों कंपनी से, सब्सिडरी कंपनियों से। और पूर्वा वाज ऑफर टू टेक चार्ज ऑफ द सीएफओ एसीएल और एसबीएल दोनों के अंदर, वो उसको बना रहे हैं क्या, सीएफओ। वेदर पूर्वा कैन बी डेजिग्नेटेड सीएफओ, बन सकती है क्या दो सब्सिडरीज के अंदर, बिसाइड बीइंग सीएफओ ऑफ पीबीएल, एक में तो है ये, दो सब्सिडरीज की बन सकती है क्या, ये मैटर अपने को बोला है बच्चों। अब देखो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, सेम ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ चुका है। अगर जैसे मेरी जो बुक है, मेरी बुक में भी जहां ये चैप्टर दे रखा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई जाके देखेगा तो यही समझ में आएगा उसको, जहां जेंडर नंबर पे क्वेश्चन है कि जहां हमने बोला कि ही कैन बी अपॉइंटेड इन अ सब्सिडरी कंपनी। तो इन अ सब्सिडरी कंपनी जब बोलते हैं तो उसमें एक सब्सिडरी आती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो हमने बोला इसमें जब सब्सिडरी कंपनी वर्ड लिखा है तो एक भी आएगी और एक से ज्यादा भी आएगी, है ना, दोनों कवर है। अच्छा, इन्होंने हालांकि बोल दिया कि कंपनीज एक्ट को भी साथ में लो आप, तो उस बेस पे आपको आंसर बनाने को बोला। तो एक्चुअल में अब ये थोड़ा सा अलग हो सकता था, इसमें वही कर सकता है जिसने वो क्वेश्चन किया होगा सब्सिडरी कंपनी वाला, उसको ये प्रोविजन ध्यान आएगा। सेक्शन नहीं भी याद रहे तो प्रोविजन ध्यान आएगा बच्चों। सेक्शन कंपनीज एक्ट का 203, हालांकि 203 आपके डायरेक्टली कंपनीज एक्ट के कोर्स में है नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जो होल टाइम केएमपीज होता है बच्चों, जो की मैनेजरल पर्सन होते हैं, और आप बढ़िया चीज समझो केएमपी में सीएफओ भी इंक्लूड है। तो घुमा के इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये वही कर पाएगा जिसको पता हो कि सीएफओ केएमपी होता है, तो सीएफओ के बीसी में कवर है। शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी, कोई भी बंदा एक से ज्यादा कंपनी का सीएफओ नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट इन ए सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी को छोड़ करके। अब सब्सिडरी कंपनी है तो एक कंपनी की बात हो रही है, एक से ज्यादा, तो हमने कहा कि जब सब्सिडरी कंपनी की बात हो रही है तो इसमें कंपनीज भी इंक्लूड रहेंगी, एक से ज्यादा भी उसकी अगर सब्सिडरी है तो उसमें वो कंटिन्यू कर सकता है बच्चे लोगों। ये अपने को आंसर में लिखना था, और उसके लिए हमारा कौन सा सेक्शन काम करता, सेक्शन नंबर 13 काम करता है बच्चों, जहां पे ये वाला जो वर्ड है ना, वर्ड्स इन अ सिंगुलर, ये वाला जो अपनी लाइन है, ठीक है, शेल इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइस वर्सा, उस बेस पे हमारा आंसर जाता कि हाँ भाई इसका अपॉइंटमेंट कंटिन्यू वैलिड है, ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर से बोलो, बात समझ में आई? एकदम बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से अभी तक अपन जितने क्वेश्चंस करते आ रहे हैं बच्चों को, ऐसा हाई फाई लेवल एकदम पेपर का कि भाई साहब ये पेपर तो कहां से बन के आ गया, कुछ ऐसा अनोखा पेपर जैसा तो अपने को नहीं लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। प्रोस्पेक्टस का दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया बच्चों, दो क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस से आ गया और एकदम इजी बेस पे क्वेश्चन है, एकदम आसान चीज में। पहले इन्होंने पूछ लिया कि यार क्या कोई डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टस में शो करना होता है क्या, क्या एक्सपर्ट का स्टेटमेंट कब आता है, और बच्चों डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होती है, वही डेट बिल्कुल होती है डेट ऑफ पब्लिकेशन की, और वही इशू डेट भी हमारी मानी जाती है। तो इस पर हमारा प्रोविजन बहुत सिंपल था बच्चे लोगों, ये देखिए आपको मैं प्रोविजन पूरा बता रहा हूं, सेक्शन 26 से निकल करके आएगा, ये देखिए। अब डेटेड 100% होता ही है हर प्रोस्पेक्टस के ऊपर, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड, 100% है, डेट और साइन उस पे होते ही होते हैं, बराबर। अब डिक्लेरेशन, कंप्लायंस डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स लोग करते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस जो भी हैं उन्होंने पूरे किए। सेबी, स्कैरा, रेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं कोई इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो इनके कॉन्ट्ररी जा रहा हो, ये अपने को एक सिंपल डिक्लेरेशन वाला पॉइंट लिखना था, ठीक है। नाउ एक्सपर्ट वाले मैटर में क्या आना चाहिए था बच्चों, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन,
ठीक है। सबसे पहला उसने अपना रिटर्न कंसेंट दिया होना चाहिए, रिटर्न कंसेंट वापस से विड्रॉ नहीं किया होना चाहिए, और ऐसा बंदा कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में या प्रमोशन में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉट एंगेज होना चाहिए। तभी आप एक्सपर्ट की कंसेंट इंक्लूड कर सकते हो। सिंपल, अपने को पॉइंट 26 के लिखने दे, डायरेक्टली अपने को मार्क्स मिलते। बराबर बच्चों, क्लियर है, एकदम आसान सी बात है। डायरेक्ट प्रोविजन आप लोग देख सकते हो कि हाँ यार, इसका आंसर तो है वो ऐसे आ जाना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलूं आपको। बहुत सिंपल जा रहा है बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया लेकिन आंसर इतना सिंपल जाएगा। चार्ज वाले चैप्टर अगेन उससे 2-3 क्वेश्चन इन्होंने बना दिए, तो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट करने के बनाए। टोटल पेपर में आपको इसका जो आई थिंक ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन होना चाहिए वो भी चार्ज का है। तो Vital Pharmacy Limited is engaged in the manufacturing of medicines to cure skin disease. It has established a unit in Germany. It registered few patents in Germany and raised funds by creating a charge on its stock on Germany, and the patent rights पे भी इन्होंने चार्ज किया है। कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज इन्होंने स्टॉक पे किया, लेकिन इन्होंने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन बच्चों नहीं करवाया। चार्ज क्रिएट किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कंपनी को एक नोटिस मिलता है आरओसी से फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज जो उन्होंने किया प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। The company wants to defend that notice on the ground that it shall not be duty of company to register the particular of charge created on the patent obtained outside of India, and also they are intangible in nature, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बोला यार प्रोविजन बताओ। बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 77 से आप अगर इसका आंसर देते हैं ना तो बहुत क्लियर कट आंसर जाएगा। ये देखो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूं, एकदम डायरेक्ट आंसर है बच्चे लोगों। 77(1) के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत क्लियर दे रखा है, एनी चार्ज क्रिएटेड, ठीक है, चाहे फिर वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, एसेट, प्रॉपर्टी और एसेट या एनी ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हो या अदरवाइज। बच्चे लोगों, ये जो अदरवाइज वाली लाइन आ रही है ना, इसका मतलब इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिर वो चाहे आपका पेटेंट हो, चाहे आपका कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, सब कुछ इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो वो जो डिपॉजिट वाला चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट नहीं रखोगे, चार्ज वाले में तो ऐसे कुछ है ही नहीं, टेंजिबल और अदरवाइज बोल दिया, और अदरवाइज में इन्होंने इंटेंजिबल को भी इंक्लूड किया है, बराबर से। फिर वो चाहे सिचुएटेड हो इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो एसेट टेंजिबल भी चलेगी, इंटेंजिबल भी चलेगी, एसेट इंडिया की भी चलेगी, इंडिया के बाहर की भी चलेगी, चार्ज क्रिएट इंडिया में हो तो भी चलेगा, बाहर किया तो भी चलेगा। आपको 30 डेज में उसका रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा भाई। तो ये आपको समझाना पड़ेगा सिंपल सा प्रोविजन कि ना भाई, ऐसा है कि आपको रजिस्ट्रेशन तो चार्ज का करवाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये आप इनको समझाओगे, सिंपल सा है, कंपनीज क्लेम इज नॉट वैलिड। क्लियर, बढ़िया सा, एकदम आसान। इतने इससे ज्यादा इजी बच्चों क्या बनाएगा कोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखोगे अगर, तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग चार्ज, और बच्चों कब फिक्स में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। अरे भाई, ये क्वेश्चन से सिंपल कोई क्या देगा बच्चे लोगों, जब भी कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेगा ये तो पढ़ के जाएगा कि यार फ्लोटिंग चार्ज एक तरह का इक्विटेबल चार्ज होता है जो कंपनी की किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज जो है वो बहुत प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एसेट पे होता है, कंपनी उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डील भी कर सकती है, और ये डोरमेंट रहता है जब तक क्रिस्टलाइज नहीं हो जाए। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही वही है जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है बच्चे लोगों अपने से, जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज ऑन द एसेट कवर्ड बाय दैट चार्ज, ठीक है। कंपनी उनमें डील नहीं कर पाएगी। 4 पॉइंट इसमें लिखने थे। ऐसा कब होता है, जब कंपनी बिजनेस करना डिसकंटिन्यू कर दे, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, जब रिसीवर अपॉइंट हो जाए, या जब डिफॉल्ट इन मेड हो बच्चों इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देने में। डायरेक्टली हमारा आंसर बन रहा है भाई, इससे बेटर तो वो क्या आंसर बना के देंगे, मतलब क्या क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं यहीं से डायरेक्ट लेता हूं बच्चों। नॉस्क्योर असोसिएस पे हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने को बोला था। तो ये अपना वो वाला वर्ड है सेकेंडरी रूल्स में जो अपन पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द एसोसिएट वर्ड्स के साथ आपको उसका मीनिंग लेना पड़ता है। इफ 2 or more वर्ड विच आर सिमिलर मीनिंग, और साथ में लिखे गए, दे शुड बी अंडरस्टूड इन सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग। इसमें अपना एक एग्जांपल ये वाला था, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी और टॉयलेट गुड्स है, तो परफ्यूमरी का डेफिनेशन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यह एक बहुत फेमस कंसेप्ट था जो मैंने आपको कहा भी था, मैन्युफैक्चरिंग बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस एंड बॉटल वाटर सिरप। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि जो फ्रेश फ्रूट जूस निकलेंगे वो इसमें कवर है कि नहीं, तो हमने कहा नहीं भाई, वो कवर नहीं होंगे, बराबर से, क्योंकि इसमें जब बात ही बॉटल्ड फ्रूट जूसेस की आ रही है या बेवरेजेस की आ रही है, तो फ्रेश फ्रूट जूस वो है वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल 1 या 2 आप समझा करके इस पूरे टॉपिक को समझा सकते थे।
बराबर। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है वो डॉक्टर वाले के अंदर आपको ट्रेड वर्क के मीनिंग के अंदर आपको दे रखा था। ये सारे स्टडी मैट के दोनों एग्जांपल्स हैं, तो आप कोई भी बढ़िया सा एग्जांपल इसमें लगा सकते थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, तो मीनिंग लिख करके मेरे ख्याल से 1 या 2 एग्जांपल इसमें अपने को लगा देने चाहिए थे। ठीक है, तो लिखा भी देखो, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज बाय द कंपनी इट कीप्स। कैसे मीनिंग रखना चाह रही है, क्या उसका मीनिंग जाना चाह रहा है, एसोसिएट वर्ड से पता लगेगा बच्चों। तो ये आंसर में अपने को लिखना चाहिए था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। फोर्थ में बहुत कमाल क्वेश्चन दिया, एकदम डिफरेंट टाइप का। XYZ यूजेस एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Auditor of company while auditing find the following issues. Some journal entries were altered without creating edit log for all changes. ऑडिट ट्रेल फीचर वॉज डिसेबल कर दिया उन्होंने कुछ चीजों को लेकर के। तो 2 चीजें आपसे पूछिए, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और बैकअप बताओ। बराबर से 2 चीजें अपने को बोला है बच्चों। तो इन्होंने बोला ऑल्टर कर दिया, एडिट लॉग के बिना आप कर नहीं सकते हैं। अब इसका आंसर कहां मिलता है बच्चे लोगों? सेक्शन 128 अगर किसी ने पढ़ा रहेगा, ठीक है, तो 128 में बच्चों इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आपको दिया जाता है। ये देखो, मैं यहां से आपको बता रहा हूं, ये देखो क्लियर बोला हुआ है, फाइनेंशियल ईयर जो कमेंस होगा ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ अप्रैल 23। हाँ जी, every company which uses accounting software for maintaining the books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail. ठीक है, and every transaction creating an edit log of each change made in the books along with date when such changes were made and ensuring that audit trail cannot be disabled। ये पूरा प्रोविजन अपना आना चाहिए था। इन्होंने क्लियर बोल भी दिया कि भैया ऐसे ऑडिट ट्रेल जो है वो डिसेबल नहीं होगी। बराबर, कैन नॉट बी डिसेबल। ठीक है, दूसरा बैकअप वाला पूछा है, ये भी वही आपको दे रखा है, द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है इंक्लूडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट शैल बी केप्ट इन सर्विस फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस। तो मैंने पढ़ा था वो कहा भी था कि पहले डेली बेसिस की जगह प्रेस्क्राइब्ड बेसिस लिखा था, बाद में चेंज होकर के अमेंडमेंट आ गया, डेली बेसिस हो गया कि बैकअप आपको डेली बेसिस पे लेना है। तो वो प्रोविजन बच्चों सिंपल सा 128 वाले सेक्शन के साथ ही ये सब कुछ आपको दे रखा है, वहां से अपने को आंसर जो है वो बना करके लिख देना चाहिए था। ठीक है बच्चे लोगों, क्लियर हुआ? बराबर बात समझ में आई आपको कि यार आंसर जो है वो हमारा किधर से बन रहा है, तो यहां से हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। चलिए ठीक है, यही पूछा है ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग और बैकअप का क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों ही अपन ने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं इसके बी पार्ट के ऊपर। सनरूफिंग एलएलपी पे 6 पार्टनर हैं, के पार्टनर इंचार्ज है फॉर द मार्केटिंग डिवीजन। ही इज लिटरली द फेस ऑफ द फर्म ड्यू टू हिज एक्यूमेन एंड बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल। और ये कौन है भाई? मिस्टर के। मिस्टर डब्ल्यू इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्टनर एंड मेजर इन्वेस्टर है। मिस्टर के जो अपना था वो मिट विद एन सडन डिमाइस, उसकी डेथ हो गई। Or the LLP, however, continue the operation without dissolving the LLP. The firm incurred huge losses after his death, and K's share in the firm was also utilized to repay the debt. Okay. मिस्टर डब्ल्यू जो था वो दूसरा वाला जो था उसने ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर अपने सन को, who has previous experience in marketing. M wanted to take actively participate in the business, but remaining partner ऐसा नहीं चाहते, उसको अलाउ नहीं कर रहे। Referring to the provision of LLP आपको बताना है सबसे पहला कि क्या जो मिस्टर के का शेयर है वो यूज हो सकता है क्या डेथ के बाद में भी? सवाल ही नहीं होता। द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ सनरूमिंग क्या फॉरबिड कर सकते हैं कि एम को पार्ट लेने से? बच्चे लोगों, अब सवाल ये है कि उसका शेयर क्या परमानेंटली ट्रांसफर हो गया है क्या, तो उसका तरीका क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है तब तो बात अलग है, नहीं तो एज अ न्यू पार्टनर अगर वो है और खाली ट्रांसफर ही है तो उसको राइट्स मिलने वाले नहीं है। देखो इसका आंसर कहां से बनेगा बच्चे लोगों? एलएलपी का एक तो हमारा सेक्शन नंबर यहां पे काम कर जाता है 24, ये देखिए उसमें पूरा दे रखा है। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर पार्टनरशिप से सीज होगा बच्चे लोगों तो एग्रीमेंट के थ्रू है इससे, या शेल सीज वाले में आ गया, देखो ऑन हिज डेथ। ठीक है, डेथ के लिए हो गया। अब इसमें बहुत क्लियर कट एक पॉइंट है, जिसको पार्टनरशिप आता है बच्चे लोगों वो इस पार्टनरशिप के बेस पे भी इसका आंसर दे सकता है। क्या डेथ के बाद के लिए तो आप लायबल होते नहीं हो? सच अ पार्टनर कंटिन्यूज टू लायबल टू थर्ड पार्टी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन फॉर्मर पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट बिफोर सीजेशन। ठीक है, अब फॉर्म तो बट ऑब्वियस है डेथ के बाद के लिए तो आप उसको रेस्पॉन्सिबल कर ही नहीं सकते हो। अप टू डेथ जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ठीक है,
क्लियर हो गया, उसके बाद के लिए आप उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे। फॉर्मर पार्टनर कंटिन्यू टू लायबल थर्ड पार्टी फॉर एक्ट डन बिफोर हिज सीजेशन, तो डेथ से सीज हुआ उसके पहले के लिए लायबल होगा, उसके बाद के लिए हो ही नहीं सकता है बच्चे लोगों। तो ये अपने को एक तो सेक्शन 24 से लिखना था। अब एक पार्टनर ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया, उसके लिए क्या प्रोविजन है, तो सेक्शन 42 उसके लिए हमारा कुछ कहता है, the right of a partner of share of profit and losses of the LLP and to receivable distribution accordance with LLP agreement and transferable है। The transfer of any right of any partner does not by itself cause the disassociation of partner और डिसोल्यूशन नहीं होगा। The transfer of right does not by itself entitle the transferee or assignee to participate in the management of activity or access information, अपने आप से नहीं मिलेगा, पूरा रूल्स के हिसाब से उसको आना पड़ेगा एग्रीमेंट के थ्रू। अदरवाइज किसी ने ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया तो उसको इंटरफेयर करने का राइट नहीं मिलेगा बच्चे लोगों को। इस पॉइंट के ऊपर हमारा आंसर जो है वो जाना चाहिए था, सेकेंड पार्ट का इसका आंसर। तो ऐसे इसके आंसर जो है वो आप लोगों के बनने वाले थे। क्लियर बात समझ में आया आप लोगों को? एकदम क्लियर हुआ भाई कि कैसे आंसर बन रहे हैं बच्चों? एकदम कंसेप्ट वाइज चीजें मैं बताता जा रहा हूं आप लोगों को कि यार आंसर किधर से बनने थे। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चों, इंटरप्रिटेशन से हमको पूछ लिया कि यार इलस्ट्रेशन जो होता है उनका इफेक्ट क्या होता है, क्या वो लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या सेक्शन की? नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ हमको देने को बोला है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है अलग अलग तरीके से। आप स्टडी मैट से या जो भी फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो उनकी बुक से आप पढ़ सकते हो बराबर, कि भाई ये रिलेवेंट है और रिलेवेंट जरूर है बट ऑब्वियस है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्लैरिफाई करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन को, लेकिन कैन नॉट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, सेक्शन की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करेगा। ये रेस्ट्रिक्ट या एक्सपांड भी नहीं कर सकता है सेक्शन के एम्बिशन को, एम्बिट को, पर्पस को, तो मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर सेक्शन या इलस्ट्रेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सेक्शन को आपको फॉलो करना है। और एक एग्जांपल बहुत अच्छा स्टडी मैट में दे रखा है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। तो उसमें ये पूरा ये एग्जांपल क्योंकि इसमें दे रखा है, डज नॉट परमिट द अवॉर्ड और इंटरेस्ट और डैमेजेस बाय मियर डिटेंशन ऑफ डेब्ट, द प्रिवी काउंसिल रिजेक्टेड द आर्गुमेंट दैट illustration given in the act can be used for arriving a contrary result, ठीक है। It was observed that nor can an illustration nor have effect of modifying the language of the section, ठीक है। तो कोई भी सेक्शन की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर सकता है भाई, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो ऐसे अपने को इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना चाहिए था। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों उसका डायरेक्ट पॉइंट पूछ लिया, राइट डाउन द फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ नेफ्रा। 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। नेफ्रा के फंक्शन और ड्यूटीज के बारे में अगर बात कर लिए बच्चे लोगों, तो सेक्शन 132 के अंदर ही 1 में आपको दे रखा है कि भी इसके वर्क और पर्पस या काम में रिकमेंडेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एसएस एंड एएस, आपको बताइए। फिर एएस और एसएस को मॉनिटर करने का काम भी है। फिर जो प्रोफेशनल है उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ओवरसी करना और उनको सजेशंस वगैरह देना, ठीक है। उसके अलावा प्रमोट करना अवेयरनेस इन रिलेशन टू द कंप्लायंस ऑफ एएस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को लोग फॉलो करें, उस चीज को प्रमोट करना, अवेयरनेस प्रमोट करना बच्चे लोग। और उसके अलावा कॉपरेट करना विद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स, ठीक है ना, ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर एएस और एसएस बना सकें, बढ़िया एस्टैब्लिशिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बन सके यहाँ पे। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको कॉपरेट करना, ये भी इनके काम में इंक्लूड रहेगा बच्चे लोगों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को और अदर फंक्शंस जो भी इनको बताया जाए, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो 132 सेक्शन का आप लोग जानते हो। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आपसे अगला और दे दिया गया है भाई साहब, फाउंडेशन का क्वेश्चन दे दिया बच्चे लोगों, मतलब इंटर में भी है लेकिन फाउंडेशन लेवल पे भी है। एलएलपी और कंपनी में 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। तो ये बहुत दे रखे हैं मैंने, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये पार्टनर्स होते हैं, ये मेंबर्स होते हैं, इनको गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट, जबकि कंपनीज में कंपनीज एक्ट है। नेम के बाद में एलएलपी आता है, उसमें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, नंबर ऑफ मेंबर 2 एंड अनलिमिटेड है, 2 एंड पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी 2 और 207, मतलब बहुत सारे डिफरेंस है बच्चों, 7 और अनलिमिटेड। तो 7-8 मैंने दिए, कोई भी आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने चाहिए थे, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो भाई इन्होंने खत्म, मतलब 5th का फर्स्ट पार्ट भी सिंपल, नेफ्रा पूछ लिया, सेकंड पार्ट 5 नंबर फोर्ट के बच्चे लोगों, एलएलपी और एलएलसी का डिफरेंस पूछ लिया, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज का, तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, तो कोई खास बात थी नहीं। अब इसका सी पोर्शन अगर देखा जाए बच्चों, तो ड्रीम बिल्डर्स लिमिटेड वाज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग एंड सेलिंग बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट। इट रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट इन नोएडा, ओके। Pending approval, the builder started construction work. On verification of document, the Corporation of Noida refused
to sanction the permission and assistant commissioner Mr. S issued a demolition order. उन्होंने इशू कर दिया कि इसको गिराओ, ठीक है। अब बिल्डर्स लोगों ने क्या किया, कोर्ट के अंदर अपील किया और डेमोलिश पे स्टे लेके आ गए। 6 महीने बाद में कोर्ट ट्रायल के अंदर द वर्डिक्ट वाज अनाउंस इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ नोएडा कि हाँ भी डिमोलिश किया जाए। अब मिस्टर जी वहां पे हैं जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर है प्रेजेंट वाले, उन्होंने डिमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट किया। अब बिल्डर लोगों का क्या आर्ग्यू करना है कि वो ऑर्डर तो मिस्टर एस ने पास किया था और उनके पास में ऑथोरिटी है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। बच्चों, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से आपको बोला है, बहुत सिंपल हमारा एक कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। एक वर्ड है बच्चे लोगों हमारा सक्सेसर, बराबर, कि जब भी कोई पर्सन किसी पोस्ट पर है और उसके बाद कोई ना कोई दूसरा आएगा तो जो सक्सेसर होगा उसको वही काम करना है, सारे अपने आप से उसके पास में वो सारी ऑथोरिटीज आ जाएंगी, है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू द सक्सेसर ऑफ एनी फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन टू एक्सप्रेस इस रिलेशन टू द फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशंस, मतलब सक्सेसर का मतलब हो गया उस पोस्ट पे आने वाला। तो बट ऑब्वियस है जो भी बंदा उस पोस्ट के ऊपर आएगा उसको वो सारे काम आगे कंटिन्यू करने वाला है। स्टडी मैट में एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दे रखा है इसी तरह का कि एक ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद में दूसरी अथॉरिटी आ गई, जैसे अपने आए कंपनी लॉ बोर्ड की जगह बाद में एनसीएलटी आ गया, तो बट ऑब्वियस जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे वो आगे एनसीएलटी कंटिन्यू करेगा, बराबर से। तो वो वाले पॉइंट से हमारा आंसर जाना चाहिए था कि उसको बिल्कुल राइट है डिमोलिश का, जो उसकी जगह पे आया है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है, बराबर। तो यहां से इसका आंसर जो है वो हमारा बन जाता है पूरा, ठीक है। कुछ कुछ लोग एक्स ऑफिसो भी अगर यूज करेंगे तो शायद ऐसे ही उसको करेक्ट करे तो करे। एक्स ऑफिसो में क्या होता है, एक्स ऑफिसो अलग ही पोस्ट से मतलब होता है, तो सर असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है वो, तो फिर उसकी जगह पे जी हो या उसकी जगह पे कोई और पर्सन आ जाए एस हो, से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी कुछ लोगों ने शायद आंसर इसका दिया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 6th वाला हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उस पर लेके आता हूं आपको, जिसमें बोला है डीएनसी हाइड्रो लिमिटेड ऑब्टेन लोन, और 3,000 करोड़ का लोन लिया इन्होंने एसपीएम बैंक से अप्रैल में, फाइनेंस इज हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए। टू सिक्योर लोन कंपनी क्रिएटेड अ चार्ज, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया बच्चे लोगों, और चार्ज को आरओसी के पास में रजिस्टर भी करा दिया, ठीक है। 4 साल बाद 2024 के अंदर इन्होंने पूरा लोन रीपे कर दिया बच्चों, और इनको बकायदा नो ड्यू सर्टिफिकेट भी मिल गया कंपनी को, डीएनसी हाइड्रो को। लेकिन इंटरनल कंप्लायंस ओवरसाइट की वजह से इन्होंने क्या किया बच्चों, 30 दिन के अंदर जो चार्ज का बच्चों सेक्शन 82 चार्ज के सेटिस्फेक्शन का भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, वो इन्होंने सेक्शन 82 दे भी दिया आपको, देखो उसमें 30 दिन में नहीं करवाया। अब अगले साल पूरा जनवरी 25 में, सितंबर 24 में ये सब हो गया था। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने बाद, मतलब 30 दिन तो निकल चुके हैं कब के। अब एक और बैंक आ गई यहाँ पे, आरटीएस बैंक, उन्होंने इनको एक लोन देना अप्रूव किया है 1,000 करोड़ का, बराबर से न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। एसपीएम की जगह नई बैंक से लोन ले रहे हैं। अब ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस जब चेक किया तो आरटीएस बैंक को पता लगा कि वो जो ओल्ड चार्ज था वो अभी भी आरओसी के पास एक्टिव बोल रहा है कि एसेट तो उनकी मॉर्गेज पे, उसके पास तो अभी भी वही है। तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये लोन हम आपको दे नहीं पाएंगे, डिसबर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराना चार्ज आपका अभी तक बोल रहा है, तो नया लोन कैसे देते हैं, हमको क्या पता चार्ज सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा। तो अभी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप कंपनी को एडवाइस करो लीगल एंड प्रोसीजरल स्टेप कि उनको क्या करना चाहिए भैया, ताकि फॉलो द रिमूव द ओल्ड चार्ज, भाई आरओसी के रिकॉर्ड से पुराना चार्ज हटे, इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो सेक्शन 82 से ही हमारा आंसर जाएगा। आप लोग जानते 300 दिन का टाइमिंग है ना हमारे पास, भैया अभी टेंशन क्या है, 300 दिन तो बाकी है ना अभी, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडिशनल फीस देकर के, ये देखो। तो whenever any charge is satisfied in full to the company shall be given an intimation to the ROC within 30 days, बराबर से from the date of payment. Registrar may on application by the company or charge holder allow such intimation or payment within a period of 300 days of such payment or satisfaction with additional fees। बच्चों तो 270 दिन अभी तक तुम्हारे पास बाकी, भी तो कम टाइम ही निकला है, बहुत आराम से अभी करवा सकते हो। अभी तो इसलिए मैंने कहा 4 महीने का टाइम करीब करीब निकला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो अभी तो मोटा मोटी अपने पास 120 दिन करीब ही हुए हैं, 120-130 दिन करीब हुए हैं, 300 दिन का टाइमिंग होता है बच्चों, आराम से करवा सकते हो। तो 82 वाले से अपने मेरे ख्याल से इतने प्रोविजन से हमको आंसर मिल जाना चाहिए, नंबर मिल जाने चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर पूछ लिया है तो आगे ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे 300 दिन में, फिर वो आरओसी क्या करेगा चार्ज होल्डर को। लेकिन यहाँ पे चूंकि अपने पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट आ रखा है बच्चों, अपने पढ़ाई है, इन प्रैक्टिस हम पहले ही उसका जो एनओसी वो भेज देंगे, तो वो साथ ही अटैच कर देंगे, तो ये प्रोसीजर भी नहीं लगेगा और सीधा सीधा वो सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा पूरा प्रोविजन, क्योंकि प्रोसीजर पूछा है तो पूरा लिखना चाहिए, खाली 300 दिन नहीं पूछा है उन्होंने, तो ये अपने पास पूरा आंसर आ जाना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए जी
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे पास अब बचे हुए हैं। आई थिंक एबीसी एक कंपनी है, आईएनसी एक कंपनी यूएसए बेस्ड है, वो डेवलप करती है साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इंडिया में उसको सेल करती है इंडियन क्लाइंट्स को। एबीसी एएनसी हैज एंटर्ड इनटू सर्विस एग्रीमेंट विद पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है। पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड सपोर्ट करती है इंडियन कस्टमर को फॉर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। अब ये जो पीक्यूआर वाली हमारी यहाँ वाली जो कंपनी है वो होल्ड कर रही है 50% शेयर ऑफ एबीसी आईएनसी के भी होल्ड करती है। तो क्या एबीसी आईएनसी पे हमारा जो चैप्टर नंबर हमारा जो 22 बना हुआ है फॉरेन कंपनीज वाला, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके प्रोविजन लगेंगे क्या बच्चे लोगों इसके ऊपर? बराबर। तो अब हम सोचे सर ये फॉरेन कंपनी है नहीं है बच्चों, सीधा सीधा सा तरीका था, चूंकि शेयरिंग की बात बोल दी है तो देखो क्या बोला है, बहुत सिंपल बात है। यहां से अपने को दे रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट ऑन द फॉरेन कंपनीज। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भैया कुछ कुछ कंपनीज पर हमारे एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, मैक्सिमम वाले। ये देखो ये पेडअप वाली ये वाली रिक्वायरमेंट पढ़ना आप मेरे साथ में, इससे आपको पता लगेगा कि करना क्या है। वेयर नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% पेडअप कैपिटल, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऑफ अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय, अगर वन या मोर इंडियन सिटीजन, वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेटेड इंडिया, अगर वो हेल्ड करके रखते हैं तो सच फॉरेन कंपनी शेल ऑल्सो कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर बोल दिया एंड सच अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब। बच्चे लोगों तो उन पर ये भी लगेगा, दूसरे प्रोविजन भी लगेंगे, तो ये वाला पूरा पोर्शन अपना आंसर में आ जाना चाहिए था। डायरेक्ट 50% ऑफ कैपिटल बोला हुआ है, बराबर। तो यहां से बच्चे लोगों हमारा आंसर जो है वो बढ़िया वहां पे बन जाना चाहिए था, बराबर। क्लियर है एकदम से, डायरेक्ट देखो पॉइंट हमारा मैच कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन फेमा का आपसे पूछ लिया गया है, डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज जो है उनका डेफिनेशन आपसे पूछ लिया गया। तो ये देखो आप लोग डायरेक्टली डेफिनेशन आपको दे रखा है, सीधा क्वेश्चन था ये। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी मींस फॉरेन करेंसी जिसमें डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी। उसके अलावा बच्चों ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंडियन करेंसी वगैरह, ये सब चीज हमारी हो गई, बराबर। तो ये अपने को लिख देना चाहिए था। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डोमिनेटेड एंड एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, लेकिन रिडम्पशन जो है उसका या डिविडेंड पेबल इन इंडियन करेंसी में होगा। डेफिनेशन अपने को दे रखे 2 and 2 में, ये डेफिनेशन बच्चों आपको डायरेक्टली लिख देनी चाहिए थी, बराबर से क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों पेपर यहाँ पे आप लोगों से मैंने एक बार डिस्कस कर लिया है। बाकी तो आईसीए का जो सजेस्टेड आएगा वो अपने आप में बट ऑब्वियस है कि कह सकते हैं कि बिल्कुल वेरीफाइड तरीका तो आईसीए का स्टडी मेट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल सेक्शंस के साथ में मैंने हर चीज बता दी है। तो जिन लोगों ने भी पेपर किया रहेगा उनके मन में था कि सर क्या होगा कैसे होगा, तो मेरे हिसाब से पेपर जो है वो पिछली बार का जो था वो आई थिंक इससे थोड़ा सा लेवल उसका ज्यादा ही अच्छा था, उसके कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा उतना जोरदार नहीं है, एवरेज लेवल का पेपर है बच्चों। 1-2 क्वेश्चंस में हो सकता है लैंग्वेज वाइज या एकदम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कई लोगों को बहुत खतरनाक लग गया जो सिर्फ मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर से रिलेटेड था, जिसको कई लोग पढ़ के भी नहीं जाते होंगे मे बी, तो इसीलिए शायद लग सकता है, अदरवाइज कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं। तो मे वाले जो हैं वो इसको चेक कर लेंगे। सितंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं भाई उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। पूरा पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो आप बहुत आराम से इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चे लोगों। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कहां जुड़े रहना है, एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी, और बच्चे लोगों सितंबर वालों के लिए भी हम बहुत सारी चीजें लगातार 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 लेकर के आने वाले हैं, बराबर। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, आइदर फर्स्ट ग्रुप आइदर सेकेंड ग्रुप। और जो भी लोग अभी जिनको लग रहा है कि यार मे का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो भाई साहब अगर लग रहा है तो तैयारी के अंदर आपको लग जाना चाहिए, बहुत प्रॉपर तैयारी में लग जाना चाहिए बच्चे लोगों, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। तो आज का सेशन बच्चे लोगों यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए अपने दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी को। मिलते हैं बच्चों फिर।